हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज पहली बार मैं यहाँ एक कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है जिसके अंदर 5 अलग अलग स्टोरीज है और हर स्टोरी एक ही मेंशन से कनेक्टेड है एंड एंड में ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी साल आई कोरियन हॉरर मूवी द ग्रोटेस्क्यू मैंशन को, जिसे घोस्ट मैंशन नाम से भी जाना जाता है और ये एक एंथोलॉजी हॉरर जॉनर की मूवी है। IMDb पे से मिले है 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 8 आउट ऑफ 10 एंड अंडररेटेड होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे अभी तक कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक जीवू नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि एक खाली बिल्डिंग के फोटो ले रहा होता है जिसका नाम था ग्वांगलिम मैंशन। दरअसल वो एक पेंटर था जो किसी भी स्टोरी को अपने ड्राइंग्स और एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता था और ग्वांगलिम मैंशन जितना बड़ा था उतना ही वीरान भी था। फिर जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो पहले उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तभी हम उसके पीछे एक छोटे बच्चे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है एंड तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि इस बिल्डिंग का मैनेजर प्लस केयरटेकर था जिसे जीवू ने ही वहाँ मिलने बुलाया था एंड तभी हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने इस मेंशन के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनी होती है और वो की जॉब ऐसी थी कि उसे स्टोरीज की बहुत ज़रूरत थी, जिस वजह से वो इस मेंशन के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। फिर वो इंटरव्यू शुरू करता है और उस बिल्डिंग के मैनेजर को इस मेंशन की स्टोरी बताने के लिए कहता है। मैनेजर बताता है कि यहाँ एक अनाथालय था, एक दिन यहाँ आग लग गई और सभी बड़े लोग बच्चों को छोड़कर भाग गए और सभी बच्चे तब तक जलते रहे जब तक वो मर नहीं गए और तभी से लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और अजीब सी घटनाएं होती हैं। और यही सब रूम नंबर 504 में रहने वाले आदमी के साथ भी हुआ था और वो आदमी एक ऑथर था। फिर वो मैनेजर वू को उस ऑथर की स्टोरी बताता है एंड सीन सीधा उस ऑथर के स्टोरी पर शिफ्ट होती है। वो ऑथर इस बिल्डिंग में एक शांत जगह की तलाश में आया था क्योंकि उसे अपने एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करना था। वो ऑथर यहाँ रूम लेने आता है तो सबसे पहले वो अपने रूम के फ्लोर पर कान लगाकर सुन रहा होता है तो उसे नीचे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही होती है। वो डीलर से पूछता है कि इस मैंशन में तो कोई नहीं रहता, फिर नीचे बच्चों की आवाज़ कैसे आ रही है? तो डीलर कहता है कि खाली जगह देखकर यहाँ बच्चे खेलने के लिए आते रहते हैं। दरअसल डीलर को पता होता है कि यह जगह हॉन्टेड है, लेकिन वो झूठ बोलकर उस ऑथर को पोपट बना देता है और उस ऑथर को रूम चिपका देता है। फिर अगले कुछ दिनों में ही ऑथर के साथ अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई उसके फ्लोर के नीचे से कुछ बजाता है तो कभी कोई गेट को अपने आप खोल देता है। इन सब चीज़ों से ऑथर परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि बच्चे उसे रोज़ परेशान करने आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि आज भूत का भूत और झूठ का झूठ हो ही जाए। तो वो नीचे के फ्लोर पे जाकर उस घर का दरवाज़ा बजाने लगता है जहाँ से उसे आवाज़ें आती थी, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी वो देखता है कि वहाँ शू रैक पर बच्चों के जूते रखे थे। तो ऑथर बच्चों को सबक सिखाने के लिए उन सभी के जूतों को एक पन्नी में डाल के कचरे में फेंक देता है। फिर उसी रात जब ऑथर सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसकी वजह से वो जाग जाता है और वो जैसे ही चेक करने के लिए अपना दरवाज़ा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिन जूतों को उसने पन्नी में डाल के कचरे में फेंका था वो उसके रूम के बाहर थे। वो ये सब प्रोसेस ही कर रहा था कि तभी कोई बाहर से उसके मेन डोर को पीटने लगता है। ऑथर दरवाजे के मैजिक आए से बाहर देखता है तो उसे बाहर 3 जले हुए बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो जो ऊपर था उसे देखकर ऑथर की फटके 36x100 हो जाती है। ऊपर ढेर सारे बच्चों की आत्माएं चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई थी और वो सब आत्माएं ऑथर को मार डालती है। सीन प्रेजेंट में आती है जहां वो मैनेजर से पूछता है कि क्या अभी तक ऑथर का कुछ पता नहीं चला। तो मैनेजर बात घुमा देता है और वो उसे कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है और क्या तुम किसी से प्यार करते हो या कभी किसी के साथ कुछ किया है। तो वो कहता है अरे अंकिल आप ये क्या पूछ रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। तो वो मैनेजर कहता है ये ज़िंदगी बड़ी कुत्ती चीज़ है, किसी अपने को अपना बना लो तो सुधर जाएगी पर किसी गैर को अपना बना लो तो तबाह हो जाएगी। फिर मैनेजर कहता है वो 9th फ्लोर पर रहती थी, उसका नाम कोई था, वो बहुत खूबसूरत थी पर उसे उस जगह पर नहीं होना चाहिए था और ना ही उसे उस आदमी के साथ रिश्ते में रहना चाहिए था। वो मैनेजर की बातें फिर लिखना शुरू करता है और सीन सीधा कोई के स्टोरी पर शिफ्ट होती है। हम कोई को देखते हैं जो बाथरूम से नहाकर अभी बाहर आई थी। उसके रूम में रेडियो चल रहा होता है जिसमें न्यूज़ आ रही होती है कि एक आदमी ने अपने बीवी और 9 साल की बेटी का खून कर दिया है और पुलिस को उसकी तलाश है। दूसरी तरफ कोई होती है जो कि अपनी माँ से बात कर रही होती है
उसकी माँ उसे किसी भी आदमी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मना करती है क्योंकि उनके पति ने उनको धोखा दिया था और उनके हिसाब से सब मर्द धोखेबाज होते हैं। लेकिन कोई अपनी माँ को इन टॉपिक पर बात करने से मना करके फ़ोन काट देती है और तभी वो एक फ़ोटो को देखती है जिसमें वो और उसका बॉयफ्रेंड थे। इसका मतलब मैडम पहले ही मोह माया के माया जाल में आ चुकी थी। फिर रात को कोई का बॉयफ्रेंड उसके अपार्टमेंट आता है और वो बहुत टेंशन में होता है और उसका चेहरा सूखे छुआरे की तरह मुरझाया होता है। कोई उससे पूछती है कि क्या हुआ, ऐसी पकोड़े सी शक्ल क्यों बना रखी है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हमारे बारे में मेरी वाइफ को पता चल गया है और मैं कुछ टाइम तक यही रहूँगा और किसी को ये बात बताना मत। ये मैडम एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी और ये पागल लड़की उसके प्यार में इतनी आवारा पागल दीवानी थी कि वो उसे कहती है कि कुछ दिन क्या, तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रह सकते हो। पर यहाँ कोई को कुछ पता नहीं होता कि उसका सो कॉल्ड दीवाना क्या कांड करके आया है। अगले दिन जब कोई अपनी जॉब पर जाती है तो वहाँ उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं। वो कोई से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं पर कोई बोलती है कि वो उस आदमी को नहीं जानती। पुलिस वाले बताते हैं कि उसने अपनी वाइफ और 9 साल की बच्ची का खून किया है। ये सब सुनकर कोई सीधा अपने घर जाती है और अपने बीएफ को आवाज़ मारने लगती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड शावर ले रहा होता है और वो कोई से कहता है कि किसी को मत बताना मैं यहाँ नहा रहा हूँ। कोई कहती है कि हमें अब भी यहाँ से निकलना होगा, पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बस लगातार यही कहता रहता है कि किसी को मत बताना मैं यहाँ नहा रहा हूँ। तभी कोई के दरवाजे की बेल बजती है और मैजिका ऐसे बाहर देखने पर उसका दिमाग हिल जाता है। वो देखती है कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। अब वो डर जाती है कि एक ही इंसान 2 जगह कैसे हो सकता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अंदर बुलाती है और उसे दिखाती है कि तुम यहाँ हो तो ये कौन है। उसका बॉयफ्रेंड देखता है कि अंदर उसके जैसा ही एक आदमी नहा रहा होता है। वो उस पर हमला करने जाता है पर वो रुक जाता है। पर अचानक से वो कोई की तरफ देखकर कहता है, पर मैंने तो तुम्हें कहा था कि किसी को मत बताना, फिर क्यों बताया। तभी कोई के होश उड़ जाते हैं और उसके दीवारों के चारों ओर खून ही खून होता है। एंड ये सीन देखकर हमें समझता है कि कैसे कोई के बॉयफ्रेंड ने अपनी बीवी और बच्चे को मारा। जिसके बाद वो कोई को एक इविल स्माइल देता है एंड बूम, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और आगे आपको पता है कि कोई का क्या हुआ होगा। राम नाम सत्य है। फिर सीन सीधा 3rd स्टोरी पर शिफ्ट होती है जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठकर खाना खा रहा था। पर जो उसके साथ बैठकर खाना खा रही होती है वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक मैनिक्विन डॉल थी जिसको वो अपनी वाइफ की तरह रखता है। अगली रात को वो आदमी काम से लौटता है और अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसने एक लाश को प्लास्टिक में पैक करके अपने घर में रखा था एंड ये किसी और की नहीं बल्कि इसके असली वाइफ की लाश थी। फिर उस आदमी को दिखता है कि उसके सिंक से गंदा पानी बाहर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसके वाइफ की लाश वहाँ नहीं होती। तभी वो सिंक की तरफ देखता है एंड उस लाश का हाथ सिंक में से निकलकर नल को बंद करता है एंड ये देखकर उस आदमी की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। सीन कट होकर अगले दिन पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि वो आदमी फिर से उसी डॉल के साथ खाना खा रहा होता है। कोई सेंस है इस बात की? असली वाइफ को मार के डॉल के साथ रह रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। बट खैर, और उसे फिर से कल की तरह सिंक से आवाज़ें आती हैं। वो जैसे ही नल की तरफ जाता है फिर उसकी डॉल अपने आप गिर जाती है। डॉल को देखकर जैसे ही वो फिर से नल की तरफ देखता है वहाँ उसे अपनी वाइफ की लाश का सर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। पर उसे बाहर से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे उसकी बीवी की लाश उस प्लास्टिक की पन्नी में से बाहर निकल रही हो। तो वो एक क्लोजेट में जाके छुप जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी डॉल पीछे से आकर उसे मार देती है। अब इस मेंशन की इतनी जानकारी लेकर वो अपने पब्लिशर के पास जाता है और उसे स्टोरी दिखाता है। पर उसका पब्लिशर कहता है कि स्टोरीज बहुत बढ़िया है पर बहुत छोटी है, अपनी स्टोरीज को थोड़ा और बड़ा बनाओ तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब वो को पैसों की ज़रूरत थी तो वो फिर से उसी मेंशन में जाता है और उस मैनेजर से कहता है कि मुझे और कहानियाँ चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें इतनी कहानियाँ कम थी जो और कहानियाँ जानने यहाँ चले आए। इस मेंशन से जुड़ी बस इतनी कहानियाँ थी, अब जाओ यहाँ से। पर वो कहता है हाँ वो कम थी, मुझे आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कहानियाँ बताइए और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा। जिस पर वो मैनेजर हंसने लगता है एंड ये वही मूवमेंट है जहाँ ये डायलॉग एकदम सही बैठता है कि कुछ भी मांगने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और मेरे ये कहने का मतलब क्या है आपको आगे पता चल जाएगा। फिर वो मैनेजर बोलता है ये 6th फ्लोर की बात है। वहाँ एक टेहुन नाम का जवान लड़का था जो अपने कॉलेज में फेल हो जाने के कारण यहाँ अपने दोस्त के पास रहने आया था। वो अपना रिकॉर्डर निकाल के उनकी स्टोरी को रिकॉर्ड करने लगता है एंड सीन सीधा टेहुन के स्टोरी पर शिफ्ट होती है। टे रूम में जाता है और अपने दोस्त जे से मिलता है। टे का दोस्त उसके लिए खाना लगाता है पर वो सारा खाना सड़ा हुआ था, जिसे देखकर टे का मुंह उतर जाता है। पर उसी सड़े हुए खाने को टे का दोस्त ऐसे खा रहा होता है जैसे अभी अभी जोमेटो से ऑर्डर किया हो। अगले दिन जे के काम पे जाते ही टेहुन उसके पूरे घर को साफ करके चकाचक कर देता है
पर तभी उसे जे के रूम से बुरी बदबू आने लगती है। टे जे के रूम में घुसता है और वहाँ वो देखता है कि वो रूम भी पूरी तरह सड़ गया था एंड पूरे रूम को फंगस चढ़ चुका था। तो टे एक अच्छे दोस्त के नाते उसके रूम को भी साफ कर देता है। पर जब रात को जे घर आकर इतना साफ सुथरा घर देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सबसे पहले अपने रूम के अंदर जाता है और अपने रूम को एकदम साफ देखकर अपने दोस्त को एक जादू की झप्पी देने के बजाय उसकी कॉलर पकड़ के गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ ये करने की। लगता है जे के माँ बाप उस फंगस के अंदर रहते थे। बट खैर टे जे को धक्का देता है और जे वहाँ से चला जाता है। तभी टे समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गोची है एंड यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। टे अपनी बैग पैक करके जा ही रहा होता है कि तभी उसे जे के रूम से फिर से गंदी बदबू आती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पूरे रूम में फिर से फंगस चढ़ गया था। तभी उसे समझता है कि पूरे घर में ये सारा फंगस जे के माँ बाप के फोटो से आ रहा है। वो उस फोटो को देख ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से उसका दोस्त आता है और जैसे ही वो अपना हाथ चेहरे से हटाता है हमें दिखता है कि वो खुद भी बुरी तरह सड़ चुका था। अब यहाँ अपने दोस्त की पहले से ही गंदी शक्ल होने के बावजूद और गंदी शक्ल देखकर टे की हालत खराब हो जाती है और वो पीछे हटने लगता है। और जैसे ही टे दीवार के करीब आता है दीवार पर लगी जे के माँ बाप की फोटो से 4 हाथ बाहर आकर टे को पकड़ लेते हैं। फिर टे का दोस्त कमरे का दरवाजा बंद कर देता है एंड आप समझ गए होंगे कि बेचारे टे के साथ क्या हुआ होगा। राम नाम सत्य है। इस स्टोरी को सुनकर वो मैनेजर से कहता है कि क्या ये बिल्डिंग सच में श्रापित है और मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग को कुछ कल्ट के लोगों ने बनाया है। तो मैनेजर वू को एक रूम की चाबी देकर कहता है कि तुम्हें अगर पूरा सच जानना है तो तुम्हें खुद जाकर पता करना होगा। फिर जब वो उस रूम में जाता है तो उसे वहाँ एक टेप मिलती है। वो उस टेप को प्ले करता है एंड वो टेप उस मैनेजर का था। टेप में मैनेजर कहता है कि अगर तुम इस टेप को सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ मैनेजर नहीं था, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह नया नया आया था पर तुम्हारी तरह सच जानने नहीं बल्कि चोरी करने। एंड फिर सीन मैनेजर की स्टोरी पर शिफ्ट होती है। अब मैनेजर और उसके दोस्त को इस मैंशन के बाहर अपनी कार में बैठकर बातें करता हुआ देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बिल्डिंग किसी डीमन की पूजा करने वाले कल्ट ने बनाई थी और उस कल्ट के लोगों का ढेर सारा पैसा इसी मैंशन में था जो कल्ट के लोगों ने इसी बिल्डिंग के किसी रूम में छुपाया है। अब यहाँ मैनेजर के दोस्त की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उन्हें तुरंत सर्जरी के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए थे तो वो लोग यहाँ चोरी करने आए थे। ये लोग मैंशन में घुसते हैं और ये दोनों भी उसी रूम में जाते हैं जहाँ इस वक्त वो था। अंदर मैनेजर के दोस्त को एक अलमारी से रोमन रेंज के बाल बाहर लटके दिखते हैं जिसे देखकर वो डर के मारे गुलाटी मारकर नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ उन्हें एक दूसरे कमरे में किसी की सड़ी हुई लाश मिलती है जो कि चेन्स में बंधी हुई थी। मैनेजर अपने दोस्त को बताता है कि ये लाश उस कल्ट के लीडर की है जिसे शायद फिर से जिंदा किया जा सकता है, इसीलिए इसे चेन्स में बांध के रखा है। मैनेजर का दोस्त बार बार बोलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह ठीक नहीं, पर मैनेजर नहीं सुनता और उसे उस लाश के मुंह से एक चाबी मिलती है जो कि उस अलमारी की थी जहाँ उसके दोस्त को बाल दिखे थे। मैनेजर बिना सोचे समझे उस अलमारी को खोलता है एंड उनकी तो जैसे लॉटरी ही लग जाती है। वहाँ उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं जिन्हें देखकर मैनेजर बौखला जाता है और पागलों की तरह हम अमीर हो गए और पैसा ही पैसा होगा चिल्लाते हुए बैग में पैसे भरने लगता है। पर तभी मैनेजर के दोस्त को पीछे से छन छन की आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर की तरफ देखता है मैनेजर वहां से गायब हो जाता है और जब वो फिर से पीछे देखता है तो वो लाश उसके मुंह के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसे देखकर मैनेजर के दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो उस बिल्डिंग से निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो ये सब प्रोसेस ही कर रहा था कि तभी मैनेजर भी वहां आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसका दोस्त मैनेजर से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थे, देखो मैं पैसे ले आया। तो मैनेजर एकदम ठंडी आवाज में कहता है कि मैंने वहां कुछ देखा, तुम देखना चाहोगे क्या? उसका दोस्त बोलता है नहीं। तभी उसकी नज़र मैनेजर के पैर पर पड़ती है जो कि उसी लाश के पैर थे और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसका दिल निकलकर मुंह में आ जाता है। वो मैनेजर नहीं बल्कि वही लाश थी जो मैनेजर का रूप लेकर गाड़ी में आई थी और वो लाश गाड़ी में ही उसका काम तमाम कर देती है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और उस रूम में वू को भी वो जिंदा लाश दिखती है और वो पागल जाकर उसी अलमारी में छुप जाता है जहाँ मैनेजर को वो पैसे मिले थे। तभी वहाँ वो मैनेजर आता है और वो उससे कहता है तुम्हारे साथ जो मैंने वक्त बिताया वो बहुत ही मज़ेदार था, मैं तुम्हें मिस करूँगा जीवू। एंड इतना कहकर मैनेजर जाते जाते वू का ही रूप ले लेता है जिसे देखकर वो हैंग हो जाता है। एंड यहाँ खुलता है मूवी का असली सस्पेंस। दरअसल वो मैनेजर तो उसी रात ही मर चुका था एंड वो जिंदा लाश इतने वक्त से मैनेजर का रूप लेकर यहाँ घूम रही थी एंड बेचारा वो हमेशा के लिए उसी अलमारी में बंद हो जाता है और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल ये बिल्डिंग कुछ डीमन की पूजा करने वाले कल्ट ने बनाई थी जिन्हें पास ही के चर्च के लोगों ने पकड़कर मार दिया
और उस कल्ट के लीडर की लाश को उसी बिल्डिंग में चेन्स में बांध कर रख दिया। एंड जो कि उन्हें पता था कि इस कल्ट का लीडर फिर से जिंदा हो सकता है, तो चर्च वालों ने उसकी लाश पर उनके भगवान का कपड़ा डाल दिया ताकि वो फिर से जिंदा ना हो सके। एंड उस रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया, जिसके बाद से ये मैंशन श्रापित हो गया और यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती थी। पर जब मैनेजर ने अपने लालच में उस लाश के मुंह से चाबी निकाली तो वो लाश फिर से जिंदा हो गई। एंड उस लाश ने अपने जिंदा करने वाले को ही मारकर उसका रूप ले लिया। एंड उसके बाद से इस लाश का खूनी खेल शुरू हो गया। एंड जो भी यहाँ रहने आया उसका मरना तय समझो, इसलिए बिना जानकारी के किसी भी चीज़ में उंगल नहीं करनी चाहिए। एंड इसी के साथ ये था मेरा मनुष्य मैंशन मूवी घोस्ट मैंशन मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थियरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को थोड़ा मार दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा डरावनी लगी इस मूवी से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या फिर आपको वेज मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, या अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।